हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर यूनिट नंबर 5 के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था लाइन इंटीग्रेशन, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को पहले रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कॉची इंटीग्रल थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज हम आज भी करेंगे और लास्ट लेक्चर में भी किया था कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ बताए थे। क्यों बताए थे? जिससे कि आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। इसलिए मैंने ये सभी टॉपिक एक साथ आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था। क्या क्या बताया था, ध्यान दे देखिए। कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था और बताया था कि कब कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाते हैं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दोबारा से रिवाइज कराया था और आपको बताया था कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम कब लगानी है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला कब लगाना है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा और मैंने वहां पर आपको बताया था कि कब आप कॉची इंटीग्रल का जो एक्सटेंशन है उसको कब लगाएंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, है ना। देखिए, ये एक साथ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसलिए बताए क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन को पहचानने में। आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आपको कौन सी थ्योरम या कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। इसलिए मैंने सभी आपको एक साथ बताए थे और इन सब के ऊपर बेस्ड एक एक क्वेश्चन भी आपको लास्ट लेक्चर में सॉल्व कराया था। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए अभी ये टॉपिक जो मैं आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, इन टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज भी और लेक्चर नंबर 5 में भी। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी आएगी उसमें, और एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक बार और मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि किस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम या कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो, आपको क्या करना है, आपके पास जो गिवन इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आपको जो दिया गया है, जिसको आपको इवेल्युएट करना है, उसमें सबसे पहले आप सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे। सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको प्रीवियस 2 लेक्चर में बता चुका हूं कि आपको जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिया है उस डिनोमिनेटर को 0 पुट करके वहां से जेड की वैल्यू निकालनी है। वो आपके सिंगुलर पॉइंट होते हैं। ठीक है ना। और सिंगुलर पॉइंट के साथ साथ निकालने के साथ साथ आपको सभी क्वेश्चन के अंदर कर्व गिवन होगा। वो कर्व आपका सर्कल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी आपका कर्व हो सकता है, किसी भी टाइप की शेप आपकी हो सकती है। जनरली ज्यादातर सर्कुलर कर्व होता है, लेकिन कोई और शेप भी आपको गिवन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपके जो सिंगुलर पॉइंट है क्या वो कर्व के अंदर आ रहे हैं या कर्व के बाहर आ रहे हैं। अगर सारे सिंगुलर पॉइंट कर्व के बाहर हैं या सारे सिंगुलर पॉइंट आपने जो रीजन ड्रॉ किया है, देखिए कर्व भी हो सकता है रीजन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है। तो आपने जो सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट किए वो आपने जो रीजन ड्रॉ किया उसके अंदर है या बाहर है। अगर सारे सिंगुलर पॉइंट रीजन के बाहर है तो आप अप्लाई करेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए अगर सारे सिंगुलर पॉइंट रीजन के बाहर हुए तो यहां पर इंटीग्रेशन के बाद जो भी फंक्शन आपका लिखा होगा वो पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक होगा उस रीजन के अंदर। इसलिए आप कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखिए यहीं से सब चलता जाएगा आगे। अगर आपका एक सिंगुलर पॉइंट रीजन के अंदर आ गया, हो सकता है क्वेश्चन में एक ही सिंगुलर पॉइंट हो सकता है एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक सिंगुलर पॉइंट आपका रीजन के अंदर आ गया तो फिर कॉची इंटीग्रल थ्योरम से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको लगाना होगा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ये लिखा आपके सामने। ठीक है ना, बहुत आसान है, 2πi/fa। ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, ये आपको तब अप्लाई करना है जब आपका एक सिंगुलर पॉइंट रीजन के अंदर आ जाता है। जो रीजन आपको क्वेश्चन में गिवन है, रीजन सभी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप लगाएंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कब लगाना है।
अब आगे चलते हैं, और इसमें एक चीज और समझ लीजिए पहले, ये जो हमारे पास एफ जेड है ये एनालिटिक होना चाहिए। देखिए एफ जेड यहां भी एनालिटिक होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो एफ जेड और यहां पर जो एफ जेड है दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए यहां पर जो एफ जेड होगा, ये जो एफ जेड होगा इधर, ये इंटीग्रेशन के आगे, इस इंटीग्रेशन के सिंबल के आगे जो पूरा का पूरा फंक्शन लिखा गया है वो पूरे को ही हम कंप्लीटली जो पूरा फंक्शन होगा उसको एफ जेड मानेंगे। जबकि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर में लिखा गया है वो हमारा एफ जेड होगा। ये वाला पार्ट एफ जेड में कंसीडर्ड नहीं होगा। ध्यान रखना, यहां पर पूरा एफ जेड में कंसीडर्ड होगा, यहां पर केवल न्यूमरेटर एफ जेड में कंसीडर्ड होगा। ठीक है ना। और ये जो एफ जेड है, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका एफ जेड क्या होगा, कर्व के अंदर और कर्व की बाउंड्री पे एनालिटिक होगा। तो ध्यान देना, यहां पर जो एफ जेड होता है, देखो यहां पर जो एफ जेड के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है पहले मैं आपको ये बता दूं। एफ जेड के प्लेस पर आपका या तो कोई पॉलिनोमियल्स होगी जेड की। पॉलिनोमियल सब समझते हैं, पॉलिनोमियल एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है ना। तो अगर आपके पास कोई भी जेड की पॉलिनोमियल दी गई है, यानी कि जो एफ जेड है वो एक पॉलिनोमियल है, तो ध्यान रखना ऑल पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज एनालिटिक। सभी पॉलिनोमियल हमेशा जेड प्लेन में एनालिटिक होती हैं। तो ऑल द पॉलिनोमियल्स इन एफ जेड इन जेड, जेड में जितनी भी पॉलिनोमियल होंगी सब की सब एनालिटिक होंगी। तो मेरे ख्याल से यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ जेड, अगर यहां एफ जेड के प्लेस पर कोई पॉलिनोमियल दे दी गई तो आप सीधा कह देंगे कि एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये आप मेंशन कर देंगे। नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमेशा एनालिटिक ही होगा। दूसरा पॉइंट, एफ जेड के प्लेस पर कॉस जेड हो सकता है, साइन जेड हो सकता है, ई की पावर जेड हो सकता है, ई की पावर माइनस जेड, यही होंगे, इससे अलावा कुछ और नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर ये फंक्शन एफ जेड के प्लेस पर लिखे हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये भी सब एनालिटिक होते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कॉस जेड साइन जेड हर जगह डिफरेंशिएबल होता है ना। ई की पावर जेड, ई की पावर माइनस जेड हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। इसकी वैल्यू कहीं पर भी आपको इनफाइनाइट, मतलब यहां पर ये सब जगह जेड प्लेन में सब क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। तो इस चीज का, इन पॉइंट का आप ध्यान रखें, ये बाय डिफॉल्ट सब एनालिटिक आएंगे। तो मैंने आपको दो तीन बातें बता दी कि अगर आपका सिंगुलर पॉइंट रीजन के बाहर है तो आप कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, और अगर आपका सिंगुलर पॉइंट रीजन के अंदर आ गया, एक पॉइंट अगर रीजन के अंदर आ गया तो आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात करते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम का यूज कब करेंगे, है ना। देखो आपने सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट किए और आपके सिंगुलर पॉइंट एक से ज्यादा है, ठीक है ना, और एक से ज्यादा है। अब जब सिंगुलर पॉइंट मान लीजिए आपके पास 3 आ गए, 4 आ गए, उन सिंगुलर पॉइंट में से अगर आपके रीजन के अंदर एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट आ जाते हैं, अगर आपके रीजन के अंदर एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट आ जाते हैं, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो फिर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब एक सिंगुलर पॉइंट रीजन के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहले आप एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे। कैसे इसको अप्लाई करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, यहां समझ में नहीं आएगा, और ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं, ठीक है ना। तो पहले आप एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, है ना, और इसको अप्लाई करने के बाद हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लग जाएगा। एक्चुअल में इसमें हम करेंगे क्या, जो हमारा एफ जेड होगा ना उसको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्ट्स में। कैसे डिवाइड करेंगे मैं वहीं पर जाके समझाऊंगा क्वेश्चन में, लेकिन आप अलग अलग कर देंगे और फिर अलग अलग पार्ट में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आसानी से लग जाएगा। तो ध्यान रखें, एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम कब लगानी है, जब एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट आपके रीजन के अंदर आ जाएं, तो पहले आप एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर होगी कि कब आपको थ्योरम लगानी है, कब आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है, कब आपको एक्सटेंशन लगाना है। एक और चीज जो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा वो है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, इसके ऊपर बेस्ड भी मैं लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। इसको कब लगाना है, अगर देखो अभी तक जो मैं बात कर रहा था, अभी तक हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होंगे उनकी सबकी पावर 1 है। तो अगर पावर 1 है तभी आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा पाएंगे। अगर पावर 1 से ज्यादा हो गई, अगर किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिया है उसकी पावर 2, 3, 4, 5, 6 अगर हो जाती है, मतलब 1 से ज्यादा अगर पावर आ जाती है, तब आप लगाएंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, और इसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में।
ऑलरेडी मैं आपको इसको समझा चुका हूं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस, ठीक है ना। आज के क्वेश्चंस हमारे बेस्ड होंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के ऊपर और एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर। ये तीन कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करने हैं आज के क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, इवेल्युएट। आपको इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। वेयर सी इज द सर्कल, और सी क्या है यहाँ पर, ये जो सी है ये रीजन है। तो आपका जो गिवन रीजन है वो एक सर्कल है। तो क्वेश्चन को कैसे करना ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले आप रीजन को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, रीजन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमारे पास हमें जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, पहले मैं उसी को लिख लेता हूं। तो इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी 3z स्क्वायर प्लस 7z एंड प्लस 1 अपॉन z प्लस 1। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में z प्लस 1 की पावर 1 ही है, इसलिए यहां पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलो अब मैं यहां पर सबसे पहले देखते हैं रीजन क्या है हमारा, है ना। तो मैं रीजन को ड्रॉ करता हूं, जरा ध्यान से देखें। रीजन के लिए मुझे क्या दिया है, रीजन के लिए मुझे एक सर्कल दिया है। सर्कल की इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1.5। अब सर्कल की इक्वेशन बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूं। सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की वो होती है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r। आपको इससे कंपेयर करना है। यहां पर ये जो जेड नॉट होता है ये सेंटर होता है और ये जो r है ये रेडियस है। तो आप हमेशा इससे कंपेयर करेंगे। अगर मैं इससे यहां पर कंपैरिजन करूं तो देखो यहां पर जेड नॉट है ही नहीं, इसका मतलब जेड नॉट जो है वो जीरो है। जेड नॉट क्या है, जीरो है। जेड नॉट जीरो होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इसका सेंटर है जेड नॉट जीरो को आप 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब सेंटर 0,0 पर है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर 0,0 पर है और इस सर्कल का जो रेडियस है, क्या है, रेडियस वो आपका 1.5 है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस सर्कल को ड्रॉ कर लेना है, इस रीजन को ड्रॉ कर लेना, यही हमारा रीजन होगा। इस सर्कल के अंदर का जो एरिया होगा वही हमारा क्या है, रीजन है। तो चलिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, बहुत ही आसान है। तो क्या करना है, देखिए ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1.5 है, जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक्स और वाई एक्सिस को बना देता हूं। तो ये मेरी वाई एक्सिस और ये रही मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं जिसका रेडियस 1.5 है। तो ये लीजिए एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस हमारा 1.5 है। अब आगे देखो जरा, तो ये हमारा एक सर्कल आ गया, एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी। तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, इसका रेडियस क्योंकि 1.5 है तो यहां पर ये जो पॉइंट होगा, यहां पर हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट हमारे होंगे 1.5, 0, क्योंकि यहां तक रेडियस है ना 1.5, तो ये 1.5, 0 हो गया क्योंकि y तो 0 है। यहां पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1.5। यहां पर आओगे तो 0, -1.5। ये देखिए बहुत अच्छे से सीख लीजिए, बहुत आसान है। और यहां पर माइनस का 1.5, 0। ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहां आएगा। चलिए अब हमें क्या करना है इसके बाद, नाउ कैलकुलेट सिंगुलर पॉइंट्स। अब आपको सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो मैं यहां पर सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट समझते हैं सब लोग। सिंगुलर पॉइंट्स का मतलब है ऐसे पॉइंट्स जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर गिवन फंक्शन एनालिटिक नहीं है। चलिए तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, सिंगुलर पॉइंट मैं चेक कर रहा हूं। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए मुझे z+1 को 0 पुट करना पड़ेगा। z+1 को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो z+1 को आप रख दीजिए 0। यहां से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी -1। और z की वैल्यू -1 मिलने का मतलब है, z की वैल्यू को -1 मिलने का मतलब है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ गया है, देखिए z, अब मैं यहां पर z -1 आ रहा है, चलिए मैं लिख कर दिखाता हूं। z -1 को आप क्या लिख सकते हैं, -1 + 0 आएगा। इसका मतलब जो सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया,
-1, 0 हो गया। अब हमें सबसे पहले तो ये मार्क करना पड़ेगा कि ये -1, 0 है कहां। तो इधर आ जाओ जरा, -1, 0 यानी कि एक्स एक्सिस पे -1 चलना है। देखो यहां तक माइनस का 1.5 है और ये -1 है, तो -1 तो यहां कहीं आएगा। मैं यहां पर एक छोटा सा सर्कल बना देता हूं जिसको बोल देता हूं C1। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, 0। अब आप जरा ध्यान से देखो, आपका एक ही सिंगुलर पॉइंट है और वो सिंगुलर पॉइंट आपका रीजन के अंदर आ चुका है। तो क्या अब आप यहां पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। अगर ये पॉइंट आपका इस रीजन के बाहर चला जाता, अगर मान लेता हूं कि यहां पर आपको z+1 की जगह पर z+2 दे देते, तो ये -2, 0 हो जाता और -2, 0 सर्कल से बाहर निकल जाता। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाता बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। क्यों? क्योंकि सिंगुलर पॉइंट अगर रीजन के बाहर है तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगेगी और कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। क्योंकि अगर कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगती है तो ये पूरा एफ जेड है, ठीक है ना। और अगर कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लग रही है तो इसमें एफ जेड केवल ये है। और आप देख सकते हैं जो एफ जेड है वो एक पॉलिनोमियल है। क्या है? एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल। और अगर एफ जेड एक पॉलिनोमियल है तो ये हमेशा क्या होगी? एनालिटिक होगी। तो आप यहां पर अब लिख सकते हैं हेंस एफ जेड इज इक्वल टू 3z² प्लस 7z प्लस 1 इज एनालिटिक। क्या है ये? एक एनालिटिक फंक्शन है, इज एनालिटिक। तो हमारा ये फंक्शन क्या आ गया? एनालिटिक आ गया। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक और बात आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि ये क्या है? इनसाइड द सर्कल, लाई इनसाइड द सर्कल। आपका जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए आपका जो एफ जेड है वो केवल न्यूमरेटर है। अगर ये सर्कल के बाहर लाई करता तो पूरा का पूरा एफ जेड होता। पूरा क्या होता? एफ जेड। और पूरा का पूरा ये एनालिटिक हो जाता और इसका आंसर कॉची इंटीग्रल थ्योरम से 0 आ जाता। समझ में आ गया? लेकिन यहां पर क्योंकि अंदर लाई कर रहा है तो अब हम यूज करेंगे यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो मैं यहां यूज करूंगा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। और अब जरा ध्यान से देखिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता क्या है ना? मालूम है आप लोगों को क्या है? तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला मुझे यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले पे चलते हैं। ये है हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2πi(f(a) है ना। तो देखो यहां पर इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। तो यहां पर हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जब लगाएंगे तो देखो हमारा क्या बनेगा? क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व C 3z² प्लस 7z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z+1 dz इज इक्वल टू 2πi और fa। अब जरा ध्यान देना fa क्या होगा? a मतलब z की वैल्यू, a की वैल्यू यहां पर -1 है। क्या है? यहां पर -1 है, यानी कि आपका fa का मतलब है एफ जेड एट z इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखो। एफ जेड है कितना मेरे पास? एफ जेड है मेरे पास 3z² प्लस 7z प्लस 1 और z इक्वल टू -1। चलिए मैं इस स्टेप को नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, ठीक है ना। देखो मैंने यहां पर लिखा क्या, जरा ध्यान देना, ध्यान दीजिए। यहां पर क्लोज इंटीग्रल है हमारा ओवर द कर्व C और फंक्शन क्या है? 3z² प्लस 7z प्लस 1, 3z² प्लस 7z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z+1 और dz। अब क्योंकि हमने यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाया है तो ये क्या आ जाएगा? 2πi। और यहां पर एक्चुअल में fa आना चाहिए। fa एक्चुअल में है क्या? fa जो है आपके पास वो एफ जेड है। क्या है? एफ जेड। कब? जब z की वैल्यू a होती है। भाई fa है क्या? एफ जेड ही है, जब आप z के प्लेस पर a रख देंगे। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा
देखिए मेरे पास एफ जेड कितना है, जरा ध्यान देना, एफ जेड ये ऊपर वाला पार्ट है 3z² प्लस 7z प्लस 1 एट z इक्वल टू 1, सॉरी z इक्वल टू, z की वैल्यू कितनी आई थी, सिंगुलर पॉइंट रखना है आपको, सिंगुलर पॉइंट -1 था, ये रख देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एफ जेड दे रखा है, यहाँ पर z की वैल्यू -1 पुट करो तो f ऑफ -1 मिल जाएगा, और यहाँ पर आप सीधे फॉर्मूला लगा देंगे 2πi(f-1), ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो आप भी ऐसे करिए, थोड़ा सा समय बचेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर मैं क्या करता हूं, वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए 2πi, यहां पर z की जगह -1 पुट करो जरा, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 एंड प्लस 1। ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 2πi इंटू, देखो ये तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3, ये आ जाएगा 3 -7 प्लस 1, तो यहां से हमारे पास कितना बच जाएगा, 4, -3 बच जाएगा, कितना बचेगा, -3, यानी कि 2πi इंटू -3, और फाइनली इसका आंसर आ गया -6πi। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। तो आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसमें देखो रीजन क्या है, उस रीजन को लिखो, उसका सेंटर देखो क्या है, मतलब अब रीजन यहाँ सर्कल है, जरूरी नहीं हमेशा सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, आप रीजन को एक्स और वाई एक्सिस पर यानी कि जेड प्लेन पे ड्रॉ करो। उसके बाद सिंगुलर पॉइंट निकालो और देखो सिंगुलर पॉइंट अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है। अगर सारे सिंगुलर पॉइंट अंदर है तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा दो, एक सिंगुलर पॉइंट अंदर है तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दो। अगर एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट अंदर है तो पहले एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाओ, उसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दो। और अगर कहीं पर डिनोमिनेटर की जो फैक्टर है उसकी पावर 2 या 2 से ज्यादा है तो फिर उसमें लगेगा डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले, और उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए मैं सबको एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, है ना। देखिए स्थिति ये टॉपिक बहुत आसान है, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला या कौन सी थ्योरम लगेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए 3 पार्ट है, मतलब ये एक ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बराबर है। इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो जरा ध्यान से क्या है इसमें, यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवेल्युएट। देखिए कहा है कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को यूज करके इसको इवेल्युएट करना है, और इसमें 3 पार्ट है। कितने हैं, 3 पार्ट है। लेकिन देखिए लिखा जरूर है यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, लेकिन इसमें एक पार्ट ऐसा भी आएगा जहां कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। तो जरा बात देखते हैं ध्यान से, यहां पर समझिए इस क्वेश्चन को। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी अगर मैं चेंज कर दूं, है ना, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज होनी चाहिए। देखिए लिखा तो एग्जाम में आ सकता है ऐसे लिख के आया, लेकिन एक्चुअल में इसकी लैंग्वेज होनी चाहिए इवैल्यूएट। क्या होनी चाहिए, ओनली इवैल्यूएट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें सभी पार्ट में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाए, ठीक है ना, सभी में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में जैसा लिखा है क्वेश्चन वैसा ही आया था। हालांकि तीनों पार्ट नहीं आते एग्जाम में, इसमें से एक पार्ट आएगा एग्जाम में, या ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, 3 नहीं आएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा 3 में। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इवेल्युएट करना है मुझे इसको, है ना, इसको इवेल्युएट करना है। रीजन दे रखा है, तो हमारा जो फंक्शन है जिसको इवेल्युएट करना, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-1 और z-3। ये हमारा क्वेश्चन है, z-1 z-3 साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर dz। इसको इवेल्युएट करना जरा बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहां पर फर्स्ट पार्ट को इवेल्युएट करने जा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को इवेल्युएट करने जा रहा हूं। देखिए एक तरीका तो ये भी कि मैं सिंगुलर पॉइंट एक ही साथ निकाल के रख लूं और सब में यूज कर लूं, लेकिन क्योंकि मैं सबको अलग अलग करूंगा, क्योंकि एग्जाम में तीनों पार्ट एक साथ आएंगे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है ना। तो एग्जाम में अगर एक ही पार्ट आता तो आपको उसी हिसाब से मैं करा रहा हूं। तो यहां पर जरा सबसे पहले हम देखें क्या करेंगे। हम सबसे पहले मैं यहां पर सबसे पहले करने जा रहा हूं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2। तो सबसे पहले ये रीजन है, इसको रीजन को मैं यहां ड्रॉ करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि यहां पर जेड नॉट 0 है,
इसका मतलब सर्कल का सेंटर 0,0 पर है और सर्कल का जो रेडियस है वो 2 है। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे चलते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। देखो अब मैं यहां पर एक्स और वाई एक्सिस बनाऊंगा और इस रीजन को ड्रॉ करूंगा। अगेन सर्कल है, सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस 2 है, तो मैं सबसे पहले यहां पर वाई एक्सिस को ड्रॉ करूंगा। ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई। अब यहां पर क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं जिसका रेडियस है 2। देखो तो ये मेरा आ जाएगा सर्कल जिसका रेडियस हमारा 2 है। ठीक, चलिए तो सर्कल भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आगे देखें जरा, सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,2, ये होगा -2,0 और ये होगा 0,-2। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है ना, ये क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। चलिए अब देखिए आगे, नाउ कैलकुलेट सिंगुलर पॉइंट्स। अब मैं यहां पर सिंगुलर पॉइंट्स को फाइंड करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट्स के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगानी है, या फिर एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, z-1 और z-3 है। z-1 और z-3 इक्वल टू 0। क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देना अलग अलग। तो एक पार्ट से वैल्यू मिलेगी z इक्वल टू 1, ठीक है ना, z इक्वल टू 1, और z इक्वल टू 1 का मतलब है कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0, ठीक है ना, 1,0। अब ये 1,0 कहां लाई कर रहा है वो भी साथ साथ चेक कर लेते हैं। देखो 1,0 को मैं मार्क करता हूं। 1,0 कहां आएगा, देखो यहां 0 0 है, यहां बीच में कहीं आएगा ये 1,0। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1,0। आगे चलते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए दूसरा z-3, तो यहां से आएगा z इक्वल टू 3, इसका मतलब है 3,0। अब इसको मार्क करते हैं जरा, 3,0 कहां आएगा, देखो ये 2,0 तो ये रहा, तो इससे आगे ही आएगा, यानी कि यहां कहीं आएगा 3,0, ये आ गया C2 सर्कल। तो आप देख सकते हैं दो में से एक अंदर है और एक बाहर है, यानी कि अंदर एक ही सिंगुलर पॉइंट है, तो हम यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, जरा ध्यान देना। हमारा जो पॉइंट अंदर आ रहा है, अंदर कौन सा आ रहा है, 1,0। 1,0 कहां से मिला हमें, यहां से मिला z-1 से। इसका मतलब आप इसमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जब लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में केवल z-1 ही होना चाहिए, z-3 नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना है, आप z-3 को न्यूमरेटर के साथ कंसीडर करेंगे। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, यानी कि यहां पर ये पूरा मेरा fz होगा। बहुत ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि हमारा एक ही सिंगुलर पॉइंट अंदर है, तो जो सिंगुलर पॉइंट अंदर है वो z-1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो आप z-1 को नीचे रखेंगे, जो सिंगुलर पॉइंट आपका सर रीजन के अंदर आ रहा है उसको आप नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, और अगर उसके साथ जो दूसरा वाला z-3, क्योंकि ये z-3 बाहर जा रहा है, तो इसको आप न्यूमरेटर के साथ कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो आपका fz होगा वो fz केवल न्यूमरेटर नहीं होगा, उसके साथ z-3 भी आएगा। क्या आएगा, तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं। तो पहला वाला जो आपका पॉइंट है लाई, देखिए पहले ऊपर वाले पॉइंट की बात करता हूं। ऊपर वाला जो पॉइंट है लाई इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, जबकि जो दूसरा वाला पॉइंट था आपका z इक्वल टू 3, जिसके कोऑर्डिनेट थे 3,0, ये क्या कर रहा है, लाई आउटसाइड द सर्कल, लाई आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो देखो यहां पर मेरे पास, अब अगर मैं आपसे कहूं कि fz क्या होगा, तो देखो यहां पर fz देखो क्या होगा, यहां पर fz इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय z-3, ये आपका fz होगा। और ये fz इस कर्व के अंदर, इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है, क्योंकि ये एनालिटिक एक ही पॉइंट पर नहीं है, वो z इक्वल टू 3 और वो इसके बाहर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो यानी कि एफ जेड हमारा क्या है, एनालिटिक है। तो एफ जेड एनालिटिक भी हो गया, सारे काम हो गए, है ना। एफ जेड इक्वल टू यहां लिख दो इज एनालिटिक, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एनालिटिक है। चलिए सिंगुलर पॉइंट हमने निकाल लिया, हमारा एनालिटिक भी आ गया। अब हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसका आंसर क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 जेड माइनस 1 और जेड माइनस 3 डी जेड इक्वल टू। अब देखो यहां पर जरा इसको मैं पहले सही करके लिख लेता हूं। हम इसको ऐसी फॉर्म में लिखेंगे कि हम इसमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा पाए। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तभी लगता है जब डिनोमिनेटर में केवल एक ही फैक्टर हो, डिनोमिनेटर में केवल एक ही फैक्टर हो। तो क्या करेंगे, देखो जरा यहां पर साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस थ्री और होल डिवाइडेड बाई जेड माइनस। तो यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये इस बार ये आपका न्यूमरेटर है और ये एफ जेड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एफ जेड का। तो देखो जरा ध्यान से, ये एफ जेड है। तो अब मैं यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं। नाउ बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब मैं यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। यहां नहीं लगा सकता था क्योंकि यहां पर दो फैक्टर थे नीचे, अब एक ही फैक्टर है नीचे, एफ जेड ऊपर वाला है। तो यहां पर जब मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो कितना आएगा, 2 पाई आयोटा और ब्रैकेट में एफ जेड में लिखने जा रहा हूं ब्रैकेट में साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 3। ये हमारा एफ जेड है। इस एफ जेड की वैल्यू कहां चाहिए मुझे, सिंगुलर पॉइंट पे। सिंगुलर पॉइंट कितना है, जेड इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है जेड इक्वल टू 1 पर। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जहां जहां पर जेड है वहां पर 1 पुट कर दीजिए। 2 पाई आयोटा, देखो यहां जेड है तो ये साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई। आगे चलते हैं, यहां पर भी कॉस पाई आ जाएगा, जेड की वैल्यू जब 1 पुट करोगे, डिवाइडेड बाई यहां पर -2 आ जाएगा, 1 माइनस 3 1 माइनस 2। और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई आयोटा, देखो ब्रैकेट में साइन पाई सब जानते हैं 0 होता है, कॉस पाई सबको मालूम है -1 है, और नीचे -2 है। कितना है, -2। और आप देखो यहां से ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, देखो 2 पाई आयोटा अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा पाई इंटू आयोटा, पाई इंटू आयोटा। तो मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत आसान है, रीजन ड्रॉ करो, है ना। देखो फिक्स स्टेप है सारे क्वेश्चन के। पहले आपको क्या करना है, रीजन देखना क्या है, उसको ड्रॉ करना, सिंगुलर पॉइंट निकालने, चेक करना सिंगुलर पॉइंट कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, ठीक। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, सेकंड पार्ट में फंक्शन तो वही है, सेकंड पार्ट में ये बदल गया, ये रीजन बदल गया, यहां पर अब रेडियस 4 हो गया। चलिए देखिए बनाते हैं इसको। नाउ सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी फंक्शन तो वही है, चलिए मैं यहां पर भी एक बार और फंक्शन लिख देता हूं। फंक्शन हमारा सेम है। फंक्शन क्या है, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड -1 और जेड -3 डी जेड। क्वेश्चन वही है, रीजन बदल गया है। क्या बदल गया, रीजन। अब रीजन देखो क्या है, अब इस बार रीजन आपको दे दिया है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू में 4। इसका मतलब जेड नॉट तो अभी भी 0 है, इसका मतलब सेंटर कितना आ गया, सेंटर आपका आ गया 0,0 के ऊपर, और रेडियस
रेडियस यहां से आ गया 4। अब मुझे इस रीजन को ड्रॉ करना है, तो चलिए रीजन को सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखो जरा ध्यान से कितना आएगा। नाउ रीजन में क्या करना है, एक्स एक्सिस बनानी है, वाई एक्सिस बनानी है, एक सर्कल बनाना जिसका सेंटर 0,0 पर, रेडियस 4 है। तो मैं यहां पर बना लेता हूं। देखो ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक्स एक्सिस। अब मैं यहां पर एक सर्कल बनाने जा रहा हूं। एक मिनट, थोड़ा छोटा रहे, दोबारा बनाता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले एक सर्कल मैं बना लेता हूं। ये रहा मेरा एक सर्कल, ठीक है। अब इसमें एक्स और वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस और ये है मेरी वाई एक्सिस। ये लीजिए, तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें, कोऑर्डिनेट मार्क कर देता हूं। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि इसका रेडियस 4 है तो ये हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा -4,0, ये हो जाएगा 0,4 और ये हो जाएगा 0,-4। चलिए अब हमें सिंगुलर पॉइंट निकालने। सिंगुलर पॉइंट हमें पहले ही निकाल रखे हैं, लेकिन है ना, क्योंकि तीनों पार्ट एक में नहीं पूछे जा सकते, जरूरी नहीं है, तो मैं बार बार सिंगुलर पॉइंट निकाल रहा हूं। हालांकि हमें सिंगुलर पॉइंट पता है, सिंगुलर पॉइंट्स। तो देखिए सिंगुलर पॉइंट्स क्या है हमारे पास, z-1 और z-3 को 0 पुट कर देंगे, z-1 और z-3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे z की 2 वैल्यू मिलेंगी, z की 2 वैल्यू मुझे यहां से मिलेंगी। जरा ध्यान से देखें, देखिए अब मैं आगे यहां पर इवेल्युएट करने जा रहा हूं। देखो तो जब आप इनको अलग अलग 0 रखोगे तो z की एक वैल्यू मिलेगी आपको 1, और 1 का मतलब है कि कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। दूसरी वैल्यू मिलेगी आपको 3, और 3 का मतलब है 3,0। और इस बार आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट को जरा ध्यान से देखो, 1,0, 1,0 तो यहां कहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,0। इसको मैं बोल देता हूं C1, 1,0। 3,0, देखो ये 4,0 ये इस बार पहले आएगा, इससे यहां आ जाएगा। ये हो गया मेरा C2 सर्कल, और इसको मैं लिखूंगा 3,0। तो आप देख सकते हैं इस बार दोनों सिंगुलर पॉइंट इसके अंदर आ गए हैं, है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा बोथ पॉइंट्स लाई इनसाइड द सर्कल। दोनों के दोनों सर्कल के अंदर ही लाई कर रहे हैं। बोथ पॉइंट्स लाई इनसाइड द सर्कल। अब अगर दोनों सर्कल के अंदर ही है तो यहां पर पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, क्योंकि जब एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तभी हमारे पास यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लग पाएगा। अच्छा अब यहां पर एफ जेड क्या होगा, तो यहां पर देखो एक बार एफ जेड रहेगा, एक बार एफ जेड बनेगा आपका साइन जेड पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-1, और एक बार बनेगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-3। ये हमारा एक बार, मतलब दोनों बार अलग अलग होगा एफ जेड। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए हेयर एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। और अब अगर एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है, दोनों पॉइंट्स आपके रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो अब आपको यहां पर एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम को पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से देखें। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए वैसे लिखना जरूरी नहीं है लेकिन मैं यहां पर इस बार लिख रहा हूं बाय यूजिंग एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा, है ना, तो एक बार समझ लीजिए। अब मैं यहां पर एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए क्या होता है एक्सटेंशन, जरा ध्यान से समझिए। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझ लें कि एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करते हैं। देखो क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व C sin पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-1 और z-3 dz। देखो क्या करना है एक्चुअल में यहां पर देखो क्या है, यहां पर आपके पास दो होल आ गए बीच में, जहां पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, है ना, ये दो होल आ गए।
हम क्या करेंगे, मतलब ये मल्टी कनेक्टेड रीजन बन गया। मैंने आपको मल्टी कनेक्टेड रीजन बताया था क्या होता है। हम इस मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपल कर्व में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हम यहां पर नहीं करके दिखा रहे। तो आप ध्यान रखिए, जब आपके पास मल्टी कनेक्टेड रीजन आ जाता है, मल्टी कनेक्टेड रीजन आ जाता है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर आ जाते हैं वापस, ये है हमारा फॉर्मूला। जब आपके पास मल्टी कनेक्टेड रीजन होता है तो आप क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहां पर 2 होल आ गए, तो आप C1 के अलाउंग अलग लिखेंगे और C2 के अलाउंग अलग लिखेंगे। तो मतलब जो इंटीग्रेशन आपका क्लोज कर्व C के अलाउंग होगा, उतना ही इंटीग्रेशन आपका C1 और C2 के अलाउंग होगा। यही है हमारी एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो मैं C1 के अलाउंग और C2 के अलाउंग लिख लेता हूं, ठीक है। जब मैं C1 के अलाउंग लिखूंगा, देखिए C1 के अलाउंग लिखूंगा तो C1 जो पॉइंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा और बाकी सब न्यूमरेटर में आएगा। जब मैं C2 के अलाउंग लिखूंगा तो जो पॉइंट C2 का है वो डिनोमिनेटर में आएगा, बाकी सब न्यूमरेटर में आएगा। तो अब यहां पर आगे चलते हैं, देखो अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व C1। ये कर्व C के ऊपर था, कर्व C कौन सा है, ये पूरा। अब यहां पर मैं C1 ले रहा हूं और C2 ले रहा हूं। तो देखो ओवर द कर्व C1, C1 कर्व मैंने ले लिया। यहां पर मैं लिखूंगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब जरा ध्यान से समझना, मैं C1 को ले रहा हूं, C1 का कोऑर्डिनेट क्या है 1,0 है। तो 1,0 हमें किससे मिला, z-1 से। तो आप z-1 को डिनोमिनेटर में रखेंगे और z-3 को आप न्यूमरेटर के साथ कंसीडर करेंगे। तो देखिए C1 के केस में हम क्या करेंगे, z-3 को कंसीडर करेंगे इसके साथ में और z-1 आ जाएगा नीचे। तो अगर आप इसमें ध्यान से समझें तो यहां पर आपके पास fz ये बन जा रहा है, ये है आपका fz। ध्यान से समझना, यहां fz दोनों बार अलग अलग होगा। ये क्या है, ये fz है, ठीक। समझ में आ गया होगा कौन सा fz है। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ प्लस, आगे देखो प्लस, अब हम लेंगे कर्व C2 और यहां पर साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब जरा यहां ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाई। अब ये C2 है, C2 कर्व कौन सा है, ये रहा 3,0 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 3,0 कहां से आया, z-3 से आया। तो z-3 को नीचे रखेंगे, इसका मतलब z-1 को मुझे ऊपर लेना पड़ेगा और z-3 को मुझे नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ये हो जाए। अब यहां पर मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आसानी से लगा सकता हूं, क्यों, क्योंकि इस केस में तो मेरा fz ये रहा और इस केस में मेरा fz ये रहा, और यहां पर fz दोनों बार ही एनालिटिक है। तो डिनोमिनेटर यहां z-1 है, वहां z-3 है, तो दोनों बार मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। जरा ध्यान से देखो, नाउ बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब मैं यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यहां पर आसानी से लगेगा, आप देखो कैसे, 2 पाई आयोटा, fz कितना, ये fz जो सर्कल में ऊपर किया ये fz है, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-3। और इसकी वैल्यू कहां पर निकालनी है, सिंगुलर पॉइंट क्या है, z=1, तो इसकी पॉइंट z=1 पर वैल्यू निकालनी है। प्लस सेकंड पार्ट में भी लगाएंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला, 2 पाई आयोटा fz है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-1। एक बार हाँ, 2 पाई आयोटा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-1, और ये वैल्यू मुझे चाहिए z=3 पर, क्योंकि यहां पर सिंगुलर पॉइंट z=3 है। अब यहां पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले ये 2 पाई आयोटा है, इसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई आयोटा। ब्रैकेट में देखो जरा ध्यान से, जब आप z की जगह 1 रखोगे, क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो देखो यहां पर कितना आएगा, साइन पाई, यहां पर आएगा कॉस पाई, डिवाइड में आ जाएगा, z को 1 रखोगे तो ये -2 बनेगा। चलिए प्लस 2 पाई आयोटा, यहां पर जरा ध्यान से देखो,
जेड को रखना है मुझे 3, तो जेड का स्क्वायर 9, यानी कि साइन 9 पाई प्लस कॉस 9 पाई डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप ध्यान से देखें कैसे सिंप्लीफाई होगा। देखो ना, यहां पर देखो वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, जरा ध्यान से देखो, 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा। देखो न्यूमरेटर में कितनी वैल्यू आ रही है, जरा ध्यान से देखो, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, यानी कि -1 अपॉन -2 यहां पर बचा। अच्छा इधर देखो 2 पाई आयोटा, और यहां पर अगर हम ब्रैकेट में चले साइन 9 पाई 0, भाई साइन n पाई 0 होता है, 1 साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सारे पाई 0 होते हैं। कॉस 9 पाई, अब कॉस 9 पाई की वैल्यू कितनी होगी, देखो अगर आप कॉस में 2 पाई की वैल्यू की बात करें तो 1 होती है, 4 पाई 1 होती है, 6 पाई 1 होती है, 8 पाई 1 होती है। लेकिन जब पाई ऑड में आता है, जैसे साइन पाई -1, साइन 3 पाई -1, साइन 9 पाई -1, तो यहां पर बचेगा आपके पास माइनस का 1/2। अब देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर देखो मेरे पास कितना बच गया, इसको मैं आगे सिंप्लीफाई कर दूं। यहां देखो ये 2 पाई आई, यहां 2 से 2 बच कट गया, ये मेरे पास आ गया पाई और आयोटा। यहां पर भी देखो आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का पाई आयोटा, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मेरा क्या है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मेरा है 0। ठीक है ना, कितना आ गया, 0 आ गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है ना, अब हमारा एक पार्ट और बचा है, फंक्शन तो अगेन यही है, लेकिन इस बार मॉड जेड इक्वल टू 1/2 है, तो इसको भी देखते हैं। मॉड जेड इक्वल टू 1/2, थर्ड पार्ट। चलिए तो थर्ड पार्ट देखते हैं कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें थर्ड पार्ट। चलिए वापस आते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट में पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन तो वही है ना। देखिए थर्ड पार्ट, अगेन इंटीग्रेशन वही है, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-1 और z-3 एंड dz। इंटीग्रेशन वही है, उसी को इवेल्युएट करना है, बस रीजन बदल रहा है, इस बार रीजन अलग है। तो इस बार का रीजन देखिए क्या है, यहां पर इस बार इस पार्ट में रीजन मुझे दिया है मॉड ऑफ z इक्वल टू 1/2, मतलब यहां पर भी z0 तो 0 ही है, इसका मतलब सेंटर तो हमारा 0,0 ही है, रेडियस हमारा 2 है। अब मैं यहां पर इसको ग्राफ बना देता हूं, देखिए यहां पर इसका ग्राफ बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद सिंगुलर पॉइंट हम, सॉरी रेडियस हमारा 1/2 है, रेडियस कितना है 1/2। चलिए देखो ये मेरी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एंड वाई। यहां पर एक सर्कल बना देते हैं जिसका रेडियस है 1/2, तो ये मेरा सर्कल आ गया। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2, 0, ये -1/2, 0, ये 0, 1/2, और ये भी 0, 1/2 माइनस में। अब जरा सिंगुलर पॉइंट को निकालते हैं। सिंगुलर पॉइंट हालांकि हमने पहले से निकाल रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा निकाल रहा हूं, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं तीनों पार्ट एक साथ पूछे जाए। अगर तीनों पार्ट एक साथ पूछे जाते हैं तो आप एक ही बार सिंगुलर पॉइंट निकाल कर रख लीजिए शुरू में, उन्हीं को बार बार सभी पार्ट में यूज कर देंगे। चलिए z-3, z-1 और z-3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे z की 2 वैल्यू मिल रही है, z की यहां से हमें मिल रही है 2 वैल्यू, जरा ध्यान से देखें। तो पहली वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी z की 1, इसका मतलब कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू मुझे मिल रही है z इक्वल टू 3 से, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। और आप अगर ध्यान से देखें, पहले मार्क करता हूं 1,0, देखो ये तो 1/2, है, इसका मतलब 1,0 यहां कहीं आएगा, C1 है ना। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं,
ये लीजिए, और दूसरा जो पॉइंट है 3,0 वो इससे भी आगे आएगा C2, ये 3,0 और ये 1,0। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक भी पॉइंट इसके अंदर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, सब बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस बार ये पूरा का पूरा ही FZ है, क्योंकि कोई भी सिंगुलर पॉइंट हमारा रीजन के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये पूरा ही FZ है, और पूरा का पूरा क्या है? एनालिटिक है। क्या है? एनालिटिक है। क्यों है एनालिटिक? क्योंकि सिंगुलर पॉइंट बाहर है। तो आप यहां पर लिखेंगे, देखिए अब यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगेगी, और यही बात मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि आपका एक भी सिंगुलर पॉइंट अंदर नहीं आया, इसका मतलब यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगेगी। तो आप यहां पर लिखेंगे बोथ सिंगुलर पॉइंट्स lie outside the सर्कल। तो आउटसाइड सर्कल के बाहर दोनों लग रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल, दोनों पॉइंट्स आउटसाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस FZ इज एनालिटिक विद इन और ऑन C, मतलब C के अंदर भी और C के ऊपर भी हमारा जो FZ है वो क्या है? एनालिटिक है। और अगर ये एनालिटिक है तो अब आप यहां लिखेंगे बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत सारे आपको लेक्चर नंबर 2 में करा चुका हूं, ये भी लेक्चर नंबर, यहां पर मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं जिससे कि आपको डिफरेंसेस क्लियर हो जाएं कि कहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है, कहां पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगानी है, और कहां पर एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई करना है। तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से हमारा जो आंसर आ जाएगा है ना, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व C साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z-1 और Z-3 dz इक्वल टू में 0, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 0। तो समझ में आ गया होगा सबको कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम यहां पर क्यों मैंने अप्लाई की। तो ये क्वेश्चन हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन थे अगर आप देखें तो, है ना। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास इसको इवैल्यूएट करना है, जिसको इवैल्यूएट करना है मैं लिख देता हूं। ये इंटीग्रेशन है क्लोज कर्व C पर dz अपॉन Z² प्लस 9, इसको मुझे इवैल्यूएट करना है। रीजन मुझे गिवन है, तो मैं यहां पर रीजन को लिख लेता हूं। रीजन देखिए क्या है, रीजन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार आपको रीजन दिया है Z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2। अब जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत मुश्किल नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R। इससे कंपेयर करो, ये सेंटर है, तो पहले मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। देखो कैसे कन्वर्ट होगा, ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो, Z माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 2। अब देखो आप कन्वर्ट हो गया ना, Z0 की वैल्यू -3 आयोटा है, तो पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, गलत ना हो जाए। Z माइनस Z0, तो यहां पर प्लस आ रहा था बीच में, इसलिए मैंने पहले यहां पर माइनस लगाया बीच में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस होता है, और यहां भी माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस ही होगा। तो यहां पर Z0 कितना आ गया? Z0 मेरा आ गया यहां पर -3 आयोटा। इसका मतलब मेरा सेंटर क्या हो गया भाई? सेंटर मेरा हो गया 0,-3, क्योंकि देखो इसमें x नहीं है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट -3 है, और रेडियस इसका मेरा आ जाएगा 2। अब इस रीजन को मैं ड्रॉ करूंगा, पहले रीजन को ड्रॉ करेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए अब मैं यहां पर रीजन को ड्रॉ करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। रीजन क्या बन रहा है मेरा, देखो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 0,-3 पर है और रेडियस 2 है। तो पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं जिसका रेडियस 2 है, सेंटर कहां पर है? 0,-3 पे है। तो ये लीजिए एक सर्कल मैंने बना लिया, ये एक सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, इसका सेंटर 0,-3 पर है,
0 कॉमा -3 पर रेडियस। तो यहां पर ये मेरे पास आ गई y एक्सिस, और हाँ अब x एक्सिस को थोड़ा देखना पड़ेगा। x एक्सिस क्योंकि रेडियस कितना है 2 है। देखो एक्चुअल में इसको पहले मैं एक काम करता हूं, x एक्सिस और y एक्सिस बनाता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए इधर देखो, इधर यहां पर मैं सबसे पहले क्या बनाने जा रहा हूं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये मेरी y एक्सिस, थोड़ा सा इसका डायग्राम मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना, और ये हमारे पास x एक्सिस, ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गई, x एक्सिस आ। ठीक, अब आगे देखो, अब मुझे क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। एक सर्कल बनाना है, कहां पर बनाना है जरा ध्यान से देखो। सर्कल का सेंटर 0 कॉमा -3 पर है। देखो ये मान लेता हूं 1 है, ये मान लेता हूं 2 है, और ये मान लेता हूं कि मेरा 3 है। तो मेरा सेंटर यहां होना चाहिए 0 कॉमा -3 पे, और रेडियस कितना होना चाहिए उसका 2। तो रेडियस 2 होगा तो यानी कि यहां तक जाएगा। तो मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसका रेडियस, देखो ये मेरा एक सर्कल आ गया। इस सर्कल का सेंटर 0 कॉमा -3 पर, रेडियस इसका 2 है। तो अब यहां पर जरा कोऑर्डिनेट को बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो 0 कॉमा -3 है, ये क्या होगा, ये 0 कॉमा -1 होगा, क्योंकि -1 से -3 जाने में 2 डिस्टेंस आ जाएगा, और हमारा रेडियस भी कितना है 2 है। अच्छा अगर ये -3 है तो इससे नीचे 2 आएंगे, तो ये 0 कॉमा -5 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा 0 कॉमा 0 ओरिजिन है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब आगे चलते हैं ना, सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, सिंगुलर पॉइंट। थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बड़ा हो गया, तो मैं सिंगुलर पॉइंट यहां पर निकाल रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। नाउ कैलकुलेट सिंगुलर पॉइंट्स। देखिए सिंगुलर पॉइंट्स यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये लीजिए सिंगुलर पॉइंट्स, तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स, देखो सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे, ध्यान से। सिंगुलर पॉइंट इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां पर थोड़ा चेंज है, यहां पर z² + 9 = 0 है। अब प्रॉब्लम आती है कि इसके फैक्टर क्या होंगे, कैसे निकालेंगे यहां से सिंगुलर पॉइंट्स। तो अब जरा ध्यान देना, आप लोग a² - b² तो सब जानते हैं, a - b a + b, है ना, यही पढ़ते थे। दूसरा, अगर हम रियल वेरिएबल की बात करें, अगर रियल नंबर की बात करें, तो a² + b² का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। a - b² का तो होता है, a² + b² का कोई रियल फॉर्मूला तो होता है, लेकिन रियल नहीं होते। इसके रियल फैक्टर नहीं होते, इसके इमेजिनरी फैक्टर होते हैं। कैसे, देखो a² + b² को आप क्या लिख सकते हैं, a + i b और a - i b, ये आप इसके फैक्टर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वापस आपका यही आ जाएगा। देखो ये a + b और a - b बन गया, यहाँ पर b का काम i b कर रहा है, यहाँ पर b का काम i b कर रहा है। तो यहाँ पर a² माइनस, देखो ये क्या बनेगा, a² - i b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं a² - i² और b², और i² की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a² + b² वापस यही आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि a² + b² के जो फैक्टर होते हैं वो a + i b और a - i b होते हैं, मतलब इमेजिनरी फैक्टर होते हैं। तो मुझे यहां पर इसके इमेजिनरी फैक्टर करने पड़ेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, z + 3 i और z - 3 i, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा। तो यहां से मुझे z की दो वैल्यू मिल रही है, एक मिल रहा मुझे z = -3 i, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, देखो z = -3 i के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा 0, -3, 0, -3। क्लियर है, 0, -3। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इधर देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0, 0 - 3 i। तो देखो यहां पर रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है, तो 0 - 3 आ गया, वही लिखा मैंने। दूसरा देखें, अगर आप यहां पर इसको 0 रखते हैं तो यहां से z की वैल्यू 3 i मिलेगी। 3 i का मतलब है कि आपका कोऑर्डिनेट आ गया 0, 3। तो यहां से आपको दो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, एक 0, -3 और एक 0, +3।
लेकिन इनमें से कौन सा अंदर आ रहा है और कौन सा बाहर आ रहा है ये भी तो लिख लेते हैं। इसको पहले मुझे रफी करना पड़ेगा। देखो 0,-3, 0,-3 तो यही है, अरे भाई ये तो सेंटर ही है C1, ये तो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कहां है, इनसाइड, लाई इनसाइड द सर्कल, लाई इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है भाई, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। आगे देखो, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा है z = 3 आयोटा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,3, और 0,3 को अगर आप मार्क करने जाओगे तो 0,3 यहां कहीं आएगा भाई ऊपर, ये तो सर्कल के आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है भाई, सर्कल से बहुत ऊपर चला गया, बाहर है। तो लाई आउटसाइड द सर्कल, लाई आउटसाइड द सर्कल, इसका मतलब हम यहां पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही फैक्टर डिनोमिनेटर में रहेगा, इन दोनों में से एक ही फैक्टर डिनोमिनेटर में रहेगा, दूसरा फैक्टर तो न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट बाहर है उसको न्यूमरेटर के साथ लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर लिख देते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन देखिए क्या था, इंटीग्रेशन था हमारा क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी, ऊपर कितना लिखा था dz, dz अपॉन z² + 9, इसके मैं फैक्टर करके लिख देता हूं। तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी dz अपॉन z + 3 आयोटा और z - 3 आयोटा, ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहां पर हम लगाएंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जब आप लगाएंगे, देखो यहां पर हमें क्या यूज करना है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करना है। आप जरा ध्यान से देखेंगे कैसे यूज होगा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। देखिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ओवर द क्लोज कर्व सी के ऊपर हमें लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें नीचे किसको लेना है, ये 0,-3 आयोटा, यानी कि आपका जो पॉइंट आ रहा है ये इससे मिला z + 3 आयोटा से। तो z + 3 आयोटा को हम नीचे रखेंगे क्योंकि वो हमारा सर्कल के अंदर है, और दूसरे को ऊपर ले जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1/z - 3 आयोटा, और डिवाइड में आएगा z + 3 आयोटा, और ये dz। तो न्यूमरेटर क्या बन गया आपका, ये जो z - 3 आयोटा है ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 न्यूमरेटर में 1 है, 1/z - 3 आयोटा dz अपॉन z + 3 आयोटा। नाउ बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब मैं यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। तो जैसे आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 आयोटा और ब्रैकेट में आएगा fz, fz कितना है 1/z - 3 आयोटा, z - 3 आयोटा, और देखिए यहां पर सिंगुलर पॉइंट क्या है, z = -3 आयोटा, क्योंकि जो वही पॉइंट आपका अंदर था। तो z की वैल्यू पुट करेंगे -3 आयोटा, वैल्यू पुट कर दें, कितना आ रहा है देखो जरा ध्यान से। तो 2 आयोटा ब्रैकेट में 1/-3 आयोटा और -3 आयोटा, ये हो गया -6 आयोटा। तो यहां पर मेरे पास, चलिए नेक्स्ट आगे लिखता हूं, देखो तो यहां पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखिए कितना बन रहा है, हमारी जो वैल्यू बन रही है क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी dz अपॉन z² + 9, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2 आयोटा और इनटू में 1/6 आयोटा, -6 आयोटा। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए आयोटा से आयोटा कैंसिल और 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपका आंसर कितना बच रहा है, आपका आंसर यहां पर बच रहा है, ऊपर बच रहा है पाई और नीचे बच रहा है 3 और -3, तो पाई -3 हो गया। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया, dz अपॉन z² + 9, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कॉची इंटीग्रल फार्मूला आपको लगाना है और बहुत ही आसानी से जो आपके आंसर हैं वो आते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर क्या देखो, इवेल्युएट द कॉची इंटीग्रल, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूले को यूज करके इसको इवेल्युएट करना है। सी आपको दे रखा है, रीजन आपको दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस केवल अलग अलग टाइप है इसलिए मैं करा रहा हूं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी 4 - 3z अपॉन z-1 और z-2 एंड dz। देखिए यहां पर मैंने इस क्वेश्चन में यहां मैंने मेंशन नहीं किया, क्या मेंशन नहीं किया कि fz जो हमारा वो एनालिटिक है। तो fz हमारा एनालिटिक ही होगा, क्योंकि यहां पर fz बनेगा क्या, यहां पर देखो आपके पास ये fz है एंड fz इज एनालिटिक। लिखना चाहे लिख सकते हैं 1/z-3 आयोटा क्या है, एनालिटिक है उस कर्व के अंदर या कर्व के ऊपर, बाहर एनालिटिक नहीं है, एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन जहां पर हमें एनालिटिक चाहिए वहां पर एनालिटिक है, कर्व के अंदर एनालिटिक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका रीजन देखते हैं। रीजन देखिए, रीजन क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। रीजन ठीक, चलिए तो चलिए रीजन को ड्रॉ करते हैं ना। देखिए रीजन है हमारे पास मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2, यानी कि अगेन एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 3/2 है, क्योंकि यहां पर भी z0 आपका 0 ही है और सेंटर आपका 0,0 एंड रेडियस यहां पर 3/2। तो पहले इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे। देखो तो सबसे पहले यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो सर्कल का रेडियस 3/2, सेंटर 0,0। तो ये एक सर्कल आ गया, इसमें हमें ड्रॉ करनी है x और y एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब यहां पर जरा ध्यान दें पॉइंट्स का। देखो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि रेडियस 3/2 है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2, 0 मतलब 1.5। ये हो जाएगा माइनस का 3/2, 0। ये हो जाएगा 0,3/2, 0,3/2। इधर आओगे तो 0,-3/2। सारे कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं। अब हमें सिंगुलर पॉइंट निकालना। सिंगुलर पॉइंट देखिए हमारा क्या क्या है, जरा यहां पर ध्यान से देखें। नाउ सिंगुलर पॉइंट्स देखिए, सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए आपको डिनोमिनेटर को 0 रखना पड़ेगा, और यहां पर डिनोमिनेटर आपका देखिए क्या है, z-1 और z-2 पूरे को रख देंगे 0, सबको क्या रखेंगे 0। अब आगे देखो, जब आप इसको 0 रखते हैं तो यहां से आपको z की 3 वैल्यू मिलेंगी। एक मिलेगा z = 0 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होगा 0,0। तो आप जानते हैं 0,0 तो सर्कल के अंदर ही है, तो इस पॉइंट को मैं अगर मार्क करूं तो ये पॉइंट तो यहीं पर आ रहा है हमारे पास। ये पहला पॉइंट हो गया जिसको मैं बोल देता हूं सर्कल 1, और ये आप जानते हैं 0,0 है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमें मिलेगा, तो ये तो इनसाइड है, कहां पर है मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इनसाइड द रीजन, इनसाइड सी। आगे देखो नेक्स्ट z = 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट मिलेगा 1,0, और अगर आप देखें 1,0 यहां लाई करेगा, क्योंकि ये 1.5 है तो यहां 1,0 लाई करेगा। ये मेरा हो गया C2 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,0, तो अगेन लाई इनसाइड सी, इनसाइड सी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट हमारा है z = 2 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा 2,0, और ये कहां लाई करेगा, आउटसाइड सी। ये सी के बाहर है, आउटसाइड सी। यहां पर देखो 3, ये 1.5 था तो 2 यहां कहीं आएगा, ये होगा हमारा C3 जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,0। थोड़ा सा डायग्राम आप बड़ा बनाए, मेरा छोटा रह गया थोड़ा सा। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब इसके आगे देखो,
सिंगुलर पॉइंट आ चुके हैं, दो अंदर है एक बाहर है, तो जो बाहर है वो तो एफ जेड के साथ रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान देना, जो बाहर है वो तो एफ जेड के साथ जाएगा ही। तो यहां पर जो मेरे पास इंटीग्रेशन है, अब इसको जरा ध्यान से देखो। नाउ क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी 4 - 3z अपॉन, देखो बाहर कौन गया, z इक्वल टू, यानी कि z - 2, तो देखो z - 2 तो इसके पास है ही, है ना, और नीचे कितना बच गया, z और z - 1, ये मेरा यहां पर एफ जेड है और डी जेड। तो इसको जरा ध्यान से देखो, ये एफ जेड है और ये डी जेड है, ठीक है। चलिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही करता हूं, यहां पर नहीं आ पाएगा, आगे चलते हैं। तो मैं आगे इस फंक्शन को लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना है। क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी कितना था, 4 - 3z, 4 - 3z डिवाइडेड बाई z, z - 1, z - 2, z, z - 1, z - 2 एंड डी जेड इज इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू में कितना आएगा, जब जरा ध्यान से देखना। देखिए इसको सबसे पहले z - 2 मेरा ऊपर जाएगा, तो मैं पहले z - 2 को कहां लेके जाता हूं, ऊपर, यानी कि मेरा इंटीग्रल बदल जाएगा इस तरह से, 4 - 3z अपॉन z - 2, और इसके डिवाइड में आएगा z और z - 1। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये यहां पर एफ जेड है और ये डी जेड है। लेकिन अभी भी नीचे दो सिंगुलर पॉइंट आ रहे हैं, दो सिंगुलर पॉइंट हमारे नीचे आ रहे हैं, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ बाय एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो मैं यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं, है ना, लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो देखो इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, कैसे आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व C1, पहले मैं C1 के अलॉन्ग लिखूंगा, C1 ये सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट कहां से मिला, Z से, तो Z को मैं नीचे रखूंगा, बाकी सब ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 3z, और इसके साथ में नीचे z - 2 और z - 1 भी चला जाएगा, z - 2 पहले से ही था, z - 1 चला गया, क्यों, क्योंकि अभी हम केवल z के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास ये जो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, ऊपर जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट आपका एफ जेड का काम कर रहा है यहां पर, ठीक है ना। आगे देखो, नाउ प्लस, अब C2 के अलॉन्ग लिखने जा रहा हूं मैं, तो 4 - 3z अपॉन में z - 2 तो पहले से ही था, अब क्योंकि आप C2 के अलॉन्ग लिख रहे हैं और C2 जो है, C2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 0 यानी कि z - 1 है, तो z - 1 को नीचे रखेंगे। अगर z - 1 आप नीचे रखेंगे तो इसका मतलब z आपका ऊपर चला जाएगा। तो इस बार ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, यहां पर ये dz, सॉरी एफ जेड का काम कर रहा है, ये पूरा फंक्शन किसका काम कर रहा है, ऊपर एफ जेड का। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा यहां पर ये पूरा का पूरा एफ जेड है, ठीक है ना, क्या है, एफ जेड। अच्छा ये यहां पर डी एक्स नहीं डी जेड है, क्या है, डी जेड। अच्छा तो समझ में आ गया। तो यहां पर अब आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं, नाउ बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। देखो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, अब मैं यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। देखो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये पूरा का पूरा एफ जेड का काम कर रहा है, ये भी पूरा एफ जेड का ही काम कर रहा है। चलिए मैं सर्कल कर देता हूं, ये यहां पर मेरा पूरा का पूरा एफ जेड का काम कर रहा है, यहां पर ये पूरा पार्ट मेरा एफ जेड का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको एफ जेड मानते हुए मैं यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को लगाऊंगा, तो देखो क्या आएगा, 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में एफ जेड कितना है, 4 - 3z डिवाइडेड बाई z - 2 और z - 1 एट z इक्वल टू 0। देखो नीचे z है, z के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगुलर पॉइंट क्या, 0, प्लस 2 पाई आयोटा एफ जेड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ जेड क्या है, 4 - 3z अपॉन z - 2 और z, और यहां पर z की वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे 1। अब ये सारी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, z की वैल्यू पुट करते हैं। देखो तो 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, एक काम करूं 2 पाई आयोटा पूरे में से कॉमन ले लूं,
देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ और यहाँ भी पुट कर रहा हूँ। देखो जेड की जगह 0 पुट करेंगे तो ऊपर तो बचेगा 4, क्योंकि 3 जेड 0 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर भी अगर जेड को 0, यहाँ भी जेड 0, तो -2 इंटू -1 तो +2 बचेगा। ठीक है ना, +2 प्लस 2 पाई आयोटा में कॉमन ले चुका हूं। यहां देखो अगर आप जेड को 1 रखोगे तो 4 - 3 1 आ जाएगा ऊपर। नीचे अगर जेड को 1 रखोगे तो 1 - 2 -1 बचेगा और बाहर +1, तो यानी कि -1 बचेगा। कितना बचेगा? -1 ये आ जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई आयोटा तो बाहर है, यहां पर 2 - 1 बचेगा और 2 - 1 1 होता है, यानी कि इसका फाइनल आंसर आपका आ गया 2 पाई आयोटा। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। ठीक है ना, ये हमारा क्या इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा? cos पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1 इसको इवेल्युएट करना है अराउंड द रेक्टेंगल। अब देखो अभी तक सब में सर्कल चल रहा था, अब रीजन थोड़ा चेंज हुआ और इस बार दे दिया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को हम रीजन बनाएंगे रेक्टेंगल का, तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें इवेल्युएट करना है क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी cos पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1, जेड स्क्वायर -1 इसको मुझे इवेल्युएट करना है। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले रीजन की बात करेंगे। रीजन तो मैं यहां पर रीजन को ड्रॉ करूंगा सबसे पहले। तो रीजन बनेगा क्या, रीजन के वर्टेक्स क्या होंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो हमें वर्टेक्स दे रखे हैं ना। तो वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या क्या वर्टेक्स हमारे आ रहे हैं। पहला वर्टेक्स देखो 2 ± आयोटा है, तो पहला वर्टेक्स हो गया 2 + आयोटा, 2 + आयोटा, मैंने पहले प्लस साइन ले लिया। 2 + आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 1, क्योंकि ये रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 1। दूसरा है हमारा 2 - आयोटा। देखो यहां 2 ± आयोटा, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो 2 - आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट आएगा 2, -1। उसके बाद -2 ± आयोटा, तो -2 + आयोटा ले लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा -2, 1 और -2 - आयोटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा -2, -1। अब चलते हैं आगे। देखो इसके आगे अब जरा ध्यान देना कितना आएगा, ये लीजिए। तो हमारे पास चारों वर्टेक्स आ चुके, 1 2 3 4 के 4 वर्टेक्स आ चुके। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए तो यहां पर ये मेरे पास आ गई एक्स एक्सिस, चलिए, और यहां पर मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस। चलिए देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में ड्रॉ कर चुका। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस। अब देखो जरा वर्टेक्स को मार्क करने जा रहा हूं मैं यहां पर। पहला वर्टेक्स है 2, 1। देखो आपको इधर 2 जाना, ऊपर 1 जाना, तो मैं यहां पर मान लेता हूं कहीं, ये क्या हो गया मेरा 2, 1 हो गया। उसके बाद है 2, -1, 2, -1 ठीक इसके नीचे आएगा, ठीक इसके नीचे आएगा, मान लेते हैं यहां है 2, -1। उसके बाद -2, 1, -2, 1 का मतलब क्या है कि आपको पहले इधर -2 चलना है और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर +1 चलना है। तो यहां मान लेते हैं -2, 1 और -2, -1 मतलब नीचे आ जाएंगे। तो ठीक यहां पर मतलब ये अगर आप बिल्कुल सही से पॉइंट लेंगे, मार्क करेंगे, तो इस तरह से चारों पॉइंट आएंगे। और अगर आप इन चारों को ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। देखो इसको मैं इससे ज्वाइन कर रहा हूं, ये लीजिए, आपको एकदम सही से मार्क करना है, ड्रॉ करना है, ये इससे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इससे नीचे ज्वाइन कर दो, ये लीजिए, और यहां पर फिर ऐसे आ जाएंगे और उसके बाद ऐसे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक रेक्टेंगल बन के आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल हमारा यहां पर बन जाए।
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये आपका पॉइंट और ये आपका पॉइंट सारे मार्क कर दिए यहां पर। ये रेक्टेंगल आपके पास बन गया। रिक्वायर्ड रीजन। नाउ अब हम फाइंड करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स। तो चलिए सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं। तो इधर निकाल लेते हैं सिंगुलर पॉइंट। देखो यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक, ये हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब देखो जरा सिंगुलर पॉइंट देखो क्या होंगे। सिंगुलर पॉइंट्स देखो, जेड स्क्वायर माइनस वन को जीरो पुट कर दो, जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से जेड माइनस वन फैक्टर हो गए इसके, जेड माइनस वन और जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो जेड की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है वन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा 1,0 और दूसरी आएगी जेड माइनस वन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा -1,0। क्या ये दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चेक करते हैं। पहला पॉइंट 1,0 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 2,1 और ये 2,-1 है, इसका मतलब ये 2,0 होगा, ये -2,0 होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1,0 कहां लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा। ये होगा मेरा 1,0, ये 1,0 है, इसको मैं C1 बोल देता हूं और पॉइंट हो गया 1,0। दूसरा है -1,0, ये इधर आ जाएगा कहीं बीच में, ये C2 कर्व हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गया -1,0। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के दोनों पॉइंट अंदर लाई कर रहे हैं, तो यहां पर पहले तो आप मेंशन कर दीजिए बोथ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, बोथ पॉइंट्स लाई इनसाइड द सर्कल। दोनों के दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, बोथ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। तो अब देखो क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करेंगे, एक्सटेंशन लगाएंगे पहले, एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और लिखते हैं अपना इंटीग्रेशन। तो क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी, ऊपर कितना लिखा था, cos पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1, cos पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1 को मैं जेड -1 और जेड प्लस 1 लिख देता हूं डायरेक्ट, एंड डी जेड इज इक्वल टू। अब यहां पर मैं एक्सटेंशन लगाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे, पहले एक पॉइंट को ऊपर ले लेंगे फिर दूसरे को ले लेंगे। तो पहले मैं C1 ले लेता हूं। C1 क्या, 1,0, 1,0 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया है, ये आया हमारा जेड -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो पहले एक काम करो, C1 इसमें जेड -1 को नीचे रखो और जो बच गया वो ऊपर चला जाएगा। बच क्या गया, cos पाई जेड अपॉन जेड प्लस 1। यहां पर ये काम करेगा डी जेड, सॉरी ये काम करेगा एफ जेड का, प्लस अब दूसरा लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू C2। C2 कौन सा पॉइंट था भाई, C2 की अगर मैं बात करूं तो C2 के कॉरस्पॉन्डिंग -1,0 आया है, यानी कि जेड प्लस 1। जेड प्लस 1 को नीचे रखेंगे, जेड प्लस 1 को नीचे रखेंगे और बाकी जो हमारा बचा cos पाई जेड अपॉन जेड -1, ये ऊपर आ जाएगा और डी जेड। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम लग गया। कुछ नहीं करना होता इसमें, सिर्फ डिनोमिनेटर में आप वो पॉइंट रखोगे, जैसे C1 है तो C1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट था, C1 के कॉरस्पॉन्डिंग था ये पॉइंट, यानी कि जेड -1। तो जेड -1 को नीचे रखो, बाकी सब ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर के साथ में। चलिए अब यहां पर हम अप्लाई कर देंगे नाउ बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। देखिए मैं यहां पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाने जा रहा हूं, तो बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, क्योंकि कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक फैक्टर को लाना पड़ेगा, तभी ये फार्मूला लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। चलिए तो अब हमारा डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर है, तो यहां पर देखो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा, एफ जेड को ब्रैकेट में रखेंगे और एफ जेड है मेरा यहाँ पर cos पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 और जेड इक्वल टू 1 पे, प्लस जो नीचे वाला फैक्टर है उसको 0 के बराबर रखो, जेड इक्वल टू 1 आएगा तो 1 पे वैल्यू निकालनी है। यहां पर 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में cos पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड -1 और इसकी वैल्यू मुझे चाहिए जेड -1 पे।
अब यहां पर इन वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2 पाई आयोटा, देखो यहां पर जेड की जगह 1 पुट करो, कितना आएगा कॉस पाई आएगा, ऊपर आएगा कॉस पाई और नीचे आ जाएगा 2, 1 + 1 2 प्लस 2 पाई आयोटा, यहां पर -1 पुट करोगे तो ये आएगा कॉस माइनस पाई डिवाइडेड बाई माइनस का 2। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना आंसर कितना आएगा। देखो मैं 2 पाई आयोटा को तो कॉमन ले लेता हूं, अंदर कितना बचेगा, कॉस पाई होता है, देखो यहां पर कॉस पाई -1 होता है तो -1/2। इधर आ जाओ, यहां पर कॉस माइनस पाई, तो कॉस माइनस पाई कॉस पाई ही होता है और कॉस पाई -1 होता है, तो यहां पर बचा -1 ऊपर और माइनस नीचे, तो प्लस का प्लस बन जाएगा। और यहां पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 0। कितना आ गया 0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा 0 है, दिस इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 कैसे आया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं, पहले मैंने सब सर्कल में जितनी वैरायटी हो सकती थी सब करा दिया, अब मैं सिर्फ आपको रीजन अलग अलग ले रहा हूं। इस बार मैंने रेक्टेंगल लिया था, इस बार हमने इलिप्स ले लिया। क्या ले लिया, इलिप्स। तो सारे रीजन हमें पता होने चाहिए, एग्जाम में मालूम नहीं कौन सा रीजन आ जाए। क्वेश्चन सब आसान है, तो सबसे पहले हमें यहां पर इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है उसको देख लें ध्यान से। क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व C 1/z cos z dz, इसको इवेल्युएट करना है ओवर द रीजन। अब जरा रीजन देखो ध्यान से, क्या है रीजन है हमारे पास इलिप्स। क्या है, इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन में लिख लेता हूं 9x² + 4y² = 1। अब इसको कैसे ड्रॉ करें, इलिप्स बनाना सबको आता है, लेकिन इलिप्स के कोऑर्डिनेट भी तो निकालने पड़ेंगे। भाई इलिप्स सबको पता है, दो तरह के इलिप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, है ना, बात समझ में आ रही। लेकिन इलिप्स बना तो देंगे आप, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी पड़ेगी। इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² / a² + y² / b² = 1। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो ये a और b होते हैं ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां पर इलिप्स x एक्सिस और y एक्सिस को कट करता है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट होगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² / 1/9 लिख देंगे, क्योंकि देखो 9x² के अपॉन में 1 है, तो हम 9 को 1 के अपॉन में ले जाते हैं तो ये 1/9 हो गया, तो इस 9 को ऊपर ले जाओगे 9x² हो जाएगा। ऐसे इसको भी लिखेंगे y² / 1/4 = 1। ठीक, और क्या करेंगे, और इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी है, x² / 1/3 का होल स्क्वायर लिख दो प्लस y² / 1/2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए = 1। ये मेरा बन गया इलिप्स। अब मैं इसकी इक्वेशन ड्रॉ करूंगा। इसकी इक्वेशन देखिए कैसे, मतलब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, जरा ध्यान से देखो। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर दो तरह के इलिप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो हॉरिजॉन्टल कब बनेगा, वर्टिकल कब बनेगा। देखो ये जो ए है, ए को हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, बी को प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे। अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, बी की वैल्यू बड़ी होगी तो वर्टिकल बनेगा। देखो अगर मैं यहां पर कहूं कि a ग्रेटर देन बी है, तो a ग्रेटर देन बी का मतलब है ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा, a बड़ा है तो ये इलिप्स ऐसा वाला बनेगा, और अगर b ग्रेटर देन हो जाएगा तो इलिप्स ऐसा वाला बनेगा। यानी कि अगर y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इलिप्स ऐसा बनेगा, अगर x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इलिप्स ऐसा बनेगा। दो तरह के इलिप्स बनते हैं। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट की, तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट a,0, यहां पर -a,0, ये 0,b, ये 0,-b। ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को आता होगा, मैथमेटिक्स 1 में हमने बहुत डिटेल में इनको पढ़ा था। चलिए फिलहाल तो मैं इस इलिप्स को बनाता हूं। देखो इसमें कौन बड़ा है, इसमें y के नीचे वाली टर्म्स बड़ी है, यानी कि b बड़ा है, यानी कि वर्टिकल इलिप्स बनेगा। क्योंकि 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है, तो पहले मैं यहां पर x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं। देखो जरा, x और y एक्सिस को ड्रॉ करने से पहले मैं इलिप्स ड्रॉ कर लेता हूं। देखो इलिप्स को बना लेते हैं, इलिप्स, एक मिनट, इलिप्स बनेगा यहां। देखो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये लीजिए,
ऐसा डायग्राम हमारा बनेगा। अब देखो आगे ना, अब यहां पर मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरी वाई एक्सिस होगी, है ना, और ये होगी एक्स एक्सिस। बस हो गया, ठीक है ना। चलिए अब जरा आगे देखें, हमने इलिप्स बना दिया है, ठीक, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट की बात अगर मैं करूं तो देखो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1/3, ये होगा 1/3 कॉमा 0, इधर आ जाएगा माइनस का 1/3 कॉमा 0, इधर आ जाएगा y पे 0 कॉमा 1/2 और 0 कॉमा माइनस का 1/2। अब निकालते हैं सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स। तो यहां पर मैं सिंगुलर पॉइंट को निकाल लेता हूं, देखो जरा ध्यान से ना, सिंगुलर पॉइंट्स देखे जरा, सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे। देखिए सिंगुलर पॉइंट्स कैसे आएंगे, अब इसके डिनोमिनेटर में तो एक ही चीज है, जेड, जेड इक्वल टू 0, यही हमारा सिंगुलर पॉइंट है। अगर मैं जेड इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लिखूं तो 0,0 आएगा एंड लाई इनसाइड द सर्कल। कहां लाई कर रहा है ये, लाई इनसाइड सर्कल नहीं है, यहां पर इलिप्स है, इलिप्स के अंदर लाई कर रहा है। और अगर आप इसको मार्क करेंगे तो ये रहा पॉइंट, ये हमारा है 0,0 अंदर लाई कर रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट है अंदर लाई कर रहा है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। दूसरा एफ जेड यहां पर कॉस जेड है, कॉस जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कॉस जेड इज एनालिटिक, हालांकि मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार, है ना, एनालिटिक फंक्शन। चलिए अब मैं यहां पर यूज करूंगा नाउ बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे, तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो देखो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, तो 1/z क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी cos z अपॉन z dz इज इक्वल टू, यही था हमारा। चलिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, देखो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जब हम यहां पर लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में एफ जेड मतलब cos z और z इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दें तो कितना आएगा, 2 पाई आयोटा और cos 0, cos 0 1 होता है, यानी कि फाइनल आंसर आ गया 2 पाई आयोटा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 पाई आयोटा, यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अच्छा यहां पर ये ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ, ई की पावर आयोटा पाई जेड है, ई की पावर आयोटा पाई जेड। तो मैं पहले गिवन फंक्शन लिख लेता हूं। गिवन फंक्शन देखिए क्या है, ये है क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी ई की पावर में आयोटा पाई जेड डिवाइडेड बाई 2z स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस में 5z और प्लस में 2 dz। इसको मुझे इवेल्युएट करना है, क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले रीजन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, ये यहां पर लिखा हुआ ई की पावर आयोटा पाई जेड, इसको हम शॉर्ट में एक्सपोनेंशियल लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर, क्योंकि ई की पावर एक्स हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता था, मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे देखो, नाउ रीजन ड्रॉ करना है। रीजन क्या है, देखो यहाँ रीजन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, वेयर सी इज द यूनिट सर्कल। सी क्या है, एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और एंड हैविंग पॉजिटिव ओरिएंटेशन। यहाँ एंगल की बात हो रही है कि पॉजिटिव एंगल होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है हमें। फिलहाल हमारा यहाँ पर यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो और सेंटर कहाँ हो, सेंटर इन्होंने बता दिया ओरिजिन पे। तो यूनिट सर्कल का मतलब है जिसका रेडियस 1 हो, यानी कि यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख करके नहीं दिया, इसको डायरेक्ट वहां पर लैंग्वेज में लिख दिया कि यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर कहां है, ओरिजिन पर है। तो देखिए रीजन, रीजन है ना, तो हमारे पास रीजन क्या है, एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है
तो मैं यहां पर लिख देता हूं मॉड जेड इक्वल टू 1। अब देखो जरा, इसका मतलब इसका सेंटर कहां पर है, इसका सेंटर है 0,0 पर और इसका रेडियस है 1। तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ड्रॉ। तो मैं यहां पर इस सर्कल को ड्रॉ करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। पहले मैं बनाऊंगा एक, चलिए पहले सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमारा सर्कल आ गया और अब इसमें एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर ले। ये हमारी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हमें क्या करना है, इनके सिंगुलर पॉइंट्स को निकाल लेना है, सिंगुलर पॉइंट्स। देखो सिंगुलर पॉइंट्स को मैं निकालने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें ना। सिंगुलर पॉइंट्स, तो देखो सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या होंगे। देखिए सिंगुलर पॉइंट्स यहां पर मेरे पास है 2z² माइनस 5z प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, बहुत आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, बाकी आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो फैक्टर तो बहुत यहां बहुत इजीली हो रहा है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। देखो 2 2 जा 4, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस का 4z माइनस का z प्लस का 2 इक्वल टू 0। 5z को ब्रेक करके लिख दिया माइनस 4z और माइनस z में। पहले वाले में से 2z कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा z माइनस 2, है ना। यहां से -1 कॉमन आ जाएगा तो z माइनस 2 इक्वल टू में 0। और यहां से मेरे पास दो फैक्टर हो गए, z माइनस 2 और 2z माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहां से z की मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, एक 2 मिलेगी, एक 1/2 मिलेगी। तो चलिए इसको आगे लिख लेते हैं। तो मुझे यहां से z के कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यू मुझे यहां से मिल रही है, जरा ध्यान दें। देखो z इक्वल टू मुझे पहली वैल्यू मिल रही है 2, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होगा 2,0, 2,0। उसके बाद दूसरी वैल्यू मुझे मिल रही है z इक्वल टू 1/2, z के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/2, 0, 1/2, 0। अब यहां से हमें z की दो वैल्यू मिल चुकी हैं, दोनों कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए। तो अब मुझे क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट को देखना है कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है क्या ये हमारे रीजन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखो यहां पर पहला कोऑर्डिनेट मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले इसका सेंटर 0,0, और देखिए क्योंकि इसका रेडियस 1 है तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0 और ये पॉइंट हो जाएगा -1,0। इधर आ जाएगा 0,1 और यहां आ जाएगा 0,-1। अब यहां पर चेक करते हैं कि हमारे जो गिवन पॉइंट है वो अंदर है सर्कल के या बाहर है। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट हमारा 2,0 है। अगर आप यहां पर 2,0 को ध्यान से देखें तो 2,0 सर्कल के बाहर निकल जाएगा, यहां कहीं आएगा ये 2,0। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास था, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था 1/2, क्योंकि इसका रेडियस 1 है तो 1/2, सर्कल के अंदर आएगा और इस पॉइंट पर आ जाएगा, ये अंदर आ रहा है 1/2, इसका मतलब ये हुआ दो सिंगुलर पॉइंट है, दो में से एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल के बाहर है। तो हम इसमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो पॉइंट सर्कल के बाहर है उस पॉइंट को न्यूमरेटर के साथ रखेंगे। तो चलिए यहां पर अब अप्लाई करते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप यहां पर मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन करेंगे कि देखिए कौन सा पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है अंदर इनसाइड सी, और ये कहां पर है, आउटसाइड सी। ये सी के बाहर है, ये सी के अंदर है। तो अब मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो यहां पर ध्यान दें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा जरा देखिए। सबसे पहले जो गिवन हमें फंक्शन दिया मैं उसको लिखूंगा, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी ई की पावर आयोटा पाई जेड डिवाइडेड बाई 2z² माइनस 5z, 2z² माइनस 5z और +2, ये मेरे पास फंक्शन था dz। सबसे पहले इसके मैं फैक्टर कर चुका हूं तो फैक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो अगर हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कितना आएगा,
ई की पावर आयोटा पाई जेड डिवाइडेड बाई, फैक्टर कितने आए थे हमारे पास, फैक्टर को ध्यान देंगे, जेड माइनस टू और 2z माइनस वन, जेड माइनस टू और 2z माइनस वन डी जेड, ये हमारे पास आ गया। लेकिन इसमें अभी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज हमें और भी ध्यान देना है। देखो क्या है, एक्चुअल में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास जो नीचे फैक्टर हो उसकी पावर 1 हो और साथ ही साथ जेड का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। आप तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उन सभी में जेड का कोफिशिएंट 1 था। ये पहला क्वेश्चन है जहां पर जेड का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो पहले मुझे इस 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हमें जेड यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो हमें क्या करना है, यहां पर जरा ध्यान से देखें, ई की पावर आयोटा पाई जेड, यहां से 2 को मैं कॉमन ले लूंगा बाहर, तो जैसे ही हम 2 को कॉमन लेंगे बाहर, देखिए बाहर कितना आ जाएगा, ध्यान देना, क्लोज इंटीग्रल सी, यहां पर मैंने कॉमन लिया तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और यहां पर बचेगा z माइनस टू और 2 को कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 1/2 बचेगा एंड डी जेड। अब इसके आगे देखिए, अब यहां के बाद देखो इसके बाद क्या होगा। अब हम बात कर रहे थे क्योंकि हम यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो हमारा जो एक पॉइंट जो अंदर है वो है z माइनस 1/2, z इक्वल टू 1/2, z इक्वल टू 1/2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया, 2z माइनस 1 के। तो 2z माइनस 1 को रखेंगे डिनोमिनेटर में, 2z माइनस 1 को रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो अब आप यहां पर देखें इसके आगे, तो 1/2 क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व C e की पावर आयोटा पाई जेड डिवाइडेड बाई, देखिए z माइनस 1/2 इसको डिनोमिनेटर में रखना है, तो z माइनस 1/2 को डिनोमिनेटर में रखना है और जो दूसरा वाला पार्ट है z माइनस 2 इसको हम ऊपर वाले के साथ कंसीडर करेंगे न्यूमरेटर के साथ में। इसका मतलब यहां पर मेरे पास ये पूरा का पूरा fz हो गया, ये क्या है, fz है, fz। अब आगे देखो, अब यहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्योंकि हम इसको उस फॉर्म में ले आए हैं जिस फॉर्म में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अब लग सकता है। तो चलिए देखिए कितना आ गया, 1/2 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा fz कितना है, e की पावर आयोटा पाई जेड डिवाइडेड बाई z माइनस 2 और यहां z की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखो 1/2 क्यों आया, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर पॉइंट है, यहां से z की वैल्यू 1/2 आएगी। अब यहां पर आप सभी जगह z की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो देखिए आपके पास कितना, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर मेरे पास बच जाता है पाई आयोटा, यहां पर z की जगह 1/2 पुट करेंगे। देखो z की जगह अगर आप 1/2 पुट करते हैं तो e की पावर आयोटा और ये पाई/2 आ जाएगा, अपॉन में यहां 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 2 आ जाएगा, 1/2 माइनस 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो पाई आयोटा, यहां पर आपके पास ये बचेगा माइनस का 3/2, तो डिनोमिनेटर में बचा माइनस का 3/2 और यहां पर ब्रैकेट में मेरे पास आ रहा है e की पावर आयोटा पाई/2 और e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला आप सब लोगों को अच्छी तरह से याद होगा क्योंकि बहुत बार हम इसको यूज कर चुके हैं अब तक। तो इस फॉर्मूले को यहां पर हमें अभी ओपन करना पड़ेगा, तो चलिए इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। तो हमारे पास फाइनल में जो आंसर आ रहा है मैं वो लिखूंगा अब। तो देखो क्लोज इंटीग्रल e की पावर आयोटा पाई जेड डिवाइडेड बाई, कितना था ओरिजिनल क्वेश्चन, 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2, 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 dz, इसके इक्वल में सब चल रहा है, सब इसी के इक्वल में चल रहा है, ध्यान रखना। अब यहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखिए 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई आयोटा अपॉन में -3 और ब्रैकेट में देखो कितना आएगा, ब्रैकेट में e की पावर आयोटा पाई/2 है, तो मैं यहां पर साइड में एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्मूले का यूज हम इससे पहले बहुत बार कर चुके हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसको मैं अब यहां पर अप्लाई कर देता हूं। तो देखो इसको अगर अप्लाई करता हूं तो यहां पर थीटा कितना है हमारे पास, ध्यान से देखें, थीटा यहां पर पाई/2 है, तो थीटा की जगह पाई/2 आ जाएगा इस फॉर्मूले में। तो थीटा की जगह अगर मैं पाई/2 रखूं तो ये बनेगा cos पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2।
अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, कितना आंसर आ रहा है देखो, ये है माइनस का 2/3 पाई आयोटा, ब्रैकेट में cos π/2 0 होता है और sin π/2 कितना होता है 1, तो यहां पर आयोटा आएगा। अब ये आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 2/3 पाई आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आप सब जानते हैं। तो 2/3 पाई इंटू -1 और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर फाइनली आंसर आएगा 2/3 पाई, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। तो यहां पर फाइनली इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो 2/3 पाई आ रहा है। तो यहां से पहले देखिए थोड़ा सा यहां पर अगर आप ध्यान दें तो आपको बस यहां पर ध्यान यही रखना था कि कौन सा पॉइंट अंदर है और कौन सा पॉइंट बाहर है, ठीक है। तो आज देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए, अगर हम बात करें, एक बार मैं आपको दोबारा से बताऊं हमने क्या क्या चीज अभी पढ़ा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन का भी आपको इंटीग्रेशन करना है उसके डिनोमिनेटर को आपने 0 रखा, सभी क्वेश्चन में हमने यही किया, डिनोमिनेटर को 0 पुट किया, वहां से सिंगुलर पॉइंट निकाले। अगर सिंगुलर पॉइंट सारे रीजन के बाहर है तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई होगी, अगर एक सिंगुलर पॉइंट अंदर है तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट रीजन के अंदर आए तो पहले आपको एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाना होगा और उसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आप लगाएंगे। सभी क्वेश्चन में यही किया हमने, कुछ भी अलग नहीं हुआ, सभी क्वेश्चन में सेम काम किया है, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और इसमें वैसे भी मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप कर लेंगे, दोनों बहुत सिंपल हैं, ठीक। चलिए तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, लेकिन हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।